मित्रम, स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। यहाँ पे हम आज की क्लास में बात करेंगे गणित पेडागोजी के प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 2 रहेगा। इसके पहले भी हम मैथ्स पेडागोजी के फर्स्ट प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लाटेस्ट 15 क्वेश्चंस किए थे। और सभी को पता है पेडागोजी में, मैथ्स पेडागोजी में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंसेप्ट वाले क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्योंकि 9th और 10th लेवल तक का मैथ्स का आता है, तो बहुत ही नॉर्मल होता है, जो सभी लोग सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन पेडागोजी आपको पढ़नी पड़ती है, उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। तो बाकी सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट हमारी चल रही है। आई बटन भी प्लेलिस्ट भी आप सभी लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, जिसमें हम प्रीवियस प्रश्न भी करेंगे, संभावित प्रश्न भी करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आइए जानते हैं प्रश्न क्या दिया गया है। सभी को ध्यानपूर्वक समझना है और 15 में से आप लोगों का क्या स्कोर है, फीडबैक है, सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। तो असाधारण बच्चों के लिए उपचार के विवरण में जो भी हो, हमारा मुख्य कार्य किसी विशेष बच्चों को खाली स्थान बनने में सहायता करना होना चाहिए। ये प्रीवियस या पिछली बार आया हुआ प्रश्न है। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं कि जब भी असाधारण बच्चों की बात कर रहे हैं, उनके लिए उपचार के विवरण जो भी हो, हमारा मुख्य कार्य किसी विशेष बच्चे को बनने में सहायता करना होना चाहिए। शारीरिक तौर से सक्षम बनने में, भावात्मक रूप से स्थिर बनने में, आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने में या अपने पर्यावरण के लिए पर्याप्त रूप से समायोजित करने में। तो आप सभी लोग, आपके अकॉर्डिंग क्या सही होना चाहिए कि साधारण बच्चों के लिए उपचार के विवरण जो भी हों, हमारा मुख्य कार्य किसी विशेष बच्चे को अपने पर्यावरण के लिए पर्याप्त रूप से समायोजित बनने में सहायता करना या सहायता होना चाहिए। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है कि विषय वस्तु का मूल्यांकन किस पर आधारित होना चाहिए। क्योंकि आप शिक्षक बंधु हैं, आपकी नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, इसलिए आपसे प्रश्न किया जा रहा है कि जो विषय वस्तु का मूल्यांकन होगा वह किस पर आधारित होना चाहिए। तो एक शिक्षक के रूप में आपका क्या कमेंट होना चाहिए? वार्षिक बाह्य परीक्षण, आंतरिक और बाह्य दोनों परीक्षण, आंतरिक परीक्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए सभी लोग जानते हैं कि जब भी विषय वस्तु के मूल्यांकन, क्योंकि विषय वस्तु मूल्यांकन एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से 1 नंबर का प्रश्न आना ही आना है। तो विषय वस्तु का मूल्यांकन किस पर आधारित होता है? आंतरिक और बाह्य दोनों परीक्षणों पर आधारित होता है। इसलिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यह भी आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न। कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियाँ संबंधी क्रियाकलापें महत्वपूर्ण होती हैं। क्यों महत्वपूर्ण होती हैं? क्योंकि वे विद्यार्थी को उनकी गणित कक्षा की एकरूपता तथा दैनिक चर्या के कारण होने वाली ऊब से बाहर लाते हैं। वे प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को उचित अवसर प्रदान करते हैं, या वे प्रत्येक शिक्षार्थी बालक बालिका की स्थानिक विश्लेषणात्मक योग्यता को संवर्धन में सहायक होते हैं, या वे गणित को कम सफल विद्यार्थियों तथा मंद गति से सीखने वाले विद्यार्थियों की रुचि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप और चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियाँ संबंधी क्रियाकलाप इसलिए महत्वपूर्ण होती हैं। क्यों महत्वपूर्ण होती हैं? क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं, ये प्रत्येक शिक्षार्थी बालक बालिका की स्थानिक और विश्लेषणात्मक योग्यता को क्या करती हैं? संवर्धन में सहायक होती हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा। तो प्रतिभाशाली उचित अवसर देना, अवसर पॉजिटिव होता है, लेकिन हमें शब्द भी देखना है कि इसमें क्रियाकलाप, चुनौतीपूर्ण, ज्यामितीय पहेलियाँ इन इसलिए महत्वपूर्ण होती हैं। तो ये हमें प्रश्न के अकॉर्डिंग भी ऑप्शन देखना है। ठीक है, ये नहीं कि अवसर हमारा पॉजिटिव हो तो बस अवसर वाले ऑप्शन को सही कर देना। प्रश्न समझिए क्या पूछ रहा है। अगला, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करना, परीक्षण प्रणाली में सुधार करना, विद्यार्थी को उत्तम ढंग से पढ़ना, उपरोक्त सभी। चाहे आपकी हिंदी पेडागोजी हो, संस्कृत पेडागोजी हो, चाहे आपका बाल विकास हो, चाहे ईवीएस हो, चाहे मैथ्स हो, सभी में मूल्यांकन से रिलेटेड प्रश्न 1 नंबर का आता ही। मूल्यांकन से प्रश्न आएगा ही, उद्देश्य पूछा ही जाता है हर सब्जेक्ट में, पेडागोजी में। तो मूल्यांकन का उद्देश्य जो होता है, पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करने के लिए भी होता है, प्रणाली में सुधार करना भी होता है, और विद्यार्थियों को उत्तम ढंग से पढ़ाना भी होता है। अर्थात उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप सभी लोग समझ रहे हैं। किसी भी प्रश्न पर डाउट है, बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स नीचे बना हुआ है और बहुत ही कम समय बचा हुआ है, आप सभी लोग जानते हैं। और इस बार 101% एमपी टेट एग्ज़ाम को फतेह करना है। तो
आपका प्रत्येक प्रैक्टिस सेट अटेंड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगला, निम्नलिखित में से प्राइमरी कक्षाओं में रेखा गणित के अध्ययन में कौन सा भाग पढ़ाया जाता है? ये भी प्रीवियस वे में मैथ्स पेडागोजी में पूछा गया प्रश्न था। तो प्राइमरी कक्षा मतलब 1 से लेकर 5 तक के बच्चों में रेखा गणित के अध्ययन का कौन सा भाग पढ़ाया जाएगा? औपचारिक रेखा गणित, अनौपचारिक, केवल 1, केवल 2 या केवल 1, 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। अब आपको ये चीज़ समझना कि प्राइमरी कक्षा के बच्चे हैं और उनको रेखा गणित अध्ययन पढ़ाना है। तो प्राइमरी कक्षा के बच्चे हैं तो कहीं कहीं हम औपचारिक रूप से तो नहीं पढ़ा सकते, उन्हें कैसे पढ़ाना पड़ेगा? अनौपचारिक रूप से, उदाहरण के द्वारा समझा कर। ठीक है, तो हमें किस प्रकार से पढ़ाना पड़ेगा? अनौपचारिक रूप से। जी हाँ, प्राइमरी कक्षा बालक बालिकाओं के रेखा गणित का अध्ययन अगर भाग का पढ़ाना है तो अनौपचारिक रेखा गणित उनको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अनौपचारिक मतलब केवल बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सभी लोग समझ गए? बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए करते हैं परीक्षण, मूल्यांकन, परीक्षा या परिणाम। क्या किया जाता है जब किसी परिकल्पना का हम परीक्षण करते हैं? किसी परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए अब क्या करते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं क्या वह परीक्षण है, मूल्यांकन है, परीक्षा है, परिणाम है? सभी लोग बताइए। तो परिकल्पना पर शब्द आता है, परीक्षण में भी पर शब्द आता है। तो हमारे प्रश्न पर उत्तर दिया गया है कि किसी परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए क्या करते हैं? क्या करते हैं? परीक्षण करते हैं। किसी परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए परीक्षण करते हैं। तो परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए प्रायोगिक कार्य आवश्यक होता है। अगर कार्य पूछा जाए तो प्रायोगिक कार्य आवश्यक होता है जिसमें परीक्षण अनिवार्य किया जाता है। तो ये चीज़ें आपको समझना है, फीडबैक करना है, प्रिपरेशन को मजबूत करना है। अगला प्रश्न, किसी विद्यार्थी बालक बालिका में इनमें से क्या आंकना चाहिए? एक शिक्षक के रूप में आपसे कोई, मान लीजिए एक मीटिंग हो रही शिक्षकों की और आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, ये बताइए सभी कि बालक बालिका विद्यार्थियों में आपके क्या आंकेंगे? किसी विद्यार्थी में आपको क्या आंकना चाहिए? गणितीय संप्रेषण, बिना समझे रटने की क्षमता, शिक्षक को सुनने की क्षमता, अवधारणाएं ना समझने पर भी प्रश्न ना पूछने की प्रवृत्ति। तो क्या करेंगे आप लोग? किस ऑप्शन को चुनेंगे? तो किसी विद्यार्थी में क्या आंकना चाहिए? अवधारणाएं ना समझने पर भी प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति। क्या ऐसा ही दिया गया है? क्योंकि देखिए, बिना समझे रटने की क्षमता तो ये तो हम नहीं आंक सकते। शिक्षक को सुनने की क्षमता, तो ये क्षमता जो शब्द दिया गया है सुनने की क्षमता, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे अवधारणाएं ना समझने पर भी, अगर बच्चा कोई अवधारणा नहीं समझ रहा फिर भी प्रश्न ना पूछने की प्रवृत्ति, ये जो दिया है विद्यार्थी में आंकना चाहिए कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। क्योंकि आप जानते समझते हैं कि अवधारणाएं ना समझने पर भी प्रश्न ना पूछने की प्रवृत्ति, ये आपके विद्यार्थियों में देखना चाहिए, आंकना चाहिए कि क्या बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है और उसका रीजन पता करना चाहिए, उसका उपचारात्मक प्रक्रिया अपनानी चाहिए। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? अब आपको बालक बालिका को माप का संदर्भ पढ़ाना है तो मापन प्रणाली आपके चैप्टर में ही है, ठीक है, सिलेबस में ही है। तो अप्रामाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद करना है, प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रामाणिक मापों के बाद करना। जी हाँ, जो माप होती है उससे हम पहले अप्रामाणिक मापों को करेंगे, इसके बाद हम प्रमाणिक में करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम बच्चों को प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो एग्जाम्पल बताएंगे कि एक बीता, एक हाथ, इतने फीट, इतना माप, इतना चीज़ें होती, इतना इंच होता है। जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे मतलब प्रमाणिक मापों को उपयोग में क्या करना है? अप्रामाणिक मापों के बाद करना है। यानी अप्रामाणिक माप पहले बच्चों को बताएं, इसके बाद फिर जो प्रमाणिक माप होते हैं वो उसको बता दें। ये से प्राथमिक स्तर में माप के संदर्भ में पढ़ाना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है? मापन की त्रुटियों का पता चलता है और प्रमाणिक माप का महत्व भी बढ़ जाता है, क्योंकि अप्रामाणिक में त्रुटियां होती हैं। ठीक है, तो जब प्रमाणिक में पूरा A to Z हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो उनको पता चलता है कि प्रमाणिक माप ज़्यादा सही है, इसमें त्रुटियां कम होती हैं। अगला प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है और आपको पता है सही नहीं वाले ज़्यादातर पूछे गए थे। तो उपचारात्मक शिक्षण ऐसा टॉपिक है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये समझ लीजिए। तो उपचारात्मक शिक्षण में कौन सा सही दिया गया ये जानना जरूरी होता है।
ये विशेष शिक्षा के समान होता है। प्रत्येक छात्र पर ध्यान देना केवल विशेष ज़रूरतें वालों के लिए, छात्रों के लिए ही नहीं है, उन छात्रों के लिए है जो अपने साथियों की तुलना में पिछड़ रहे हैं। तो उपचारात्मक शिक्षण जो होता है, प्रत्येक छात्र पर ध्यान देना भी होता है, केवल विशेष ज़रूरतों वालों के लिए नहीं होता कि केवल, तो केवल शब्द तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, को समझें, केवल विशेष ज़रूरतों के लिए तो नहीं, उन छात्रों के लिए जो अपने साथियों की तुलना में पिछड़ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये विशेष शिक्षा के समान होता है, ये उपचारात्मक शिक्षण का संबंध नहीं। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। पीवी ने फर्स्ट ऑप्शन को सही माना है। आपके अकॉर्डिंग क्या सही है, आप लोग भी हमें फीडबैक करके बता सकते हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। साथियों, गणितीय पहेलियाँ और खेल किस पे मदद करते हैं? जो गणितीय पहेलियाँ होती हैं, कहते हैं ना बच्चों को, जो प्राइमरी लेवल के बच्चों को गणित में पहेलियों के माध्यम से पढ़ाइए, खेल के माध्यम से गणित सिखाइए। तो ये जो गणितीय पहेलियाँ और खेल होती हैं, क्या मदद करती हैं? गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में, गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में, गणित के आनंददायक बनाने में, या समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में होता है। नीचे आपके ऑप्शंस दिए गए। तो गणितीय पहेलियाँ और खेल जो होती हैं किस पर मदद करती हैं? गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति के विकास में भी करती हैं, और गणित और प्रतिदिन के विचारों के संबंध में संबंध स्थापित करने में, और गणित को आनंदक बनाने में, क्योंकि पहेलियाँ और खेल के माध्यम से बच्चे सीखेंगे तो आनंददायक हो, यानी खुशी खुशी हो के सीखेंगे, समझेंगे। समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करना, तो प्रोत्साहित करना ये भी पॉजिटिव। तो गणितीय पहेलियाँ और मदद क्या करते हैं? इन सभी में मदद करते हैं। चारों ऑप्शन हो, तो चारों ऑप्शन बी ऑप्शन में दिया गया है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है? अब ये ध्यान देना, ज्यामितीय समझ को विकसित करना है। ज्यामितीय समझ के लिए चार ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। तो ज्यामितीय समझ के लिए सबसे पहला जरूरी होता है दोस्तों मानचित्र चित्रण, विश्लेषण, औपचारिक निगमन, फिर अनौपचारिक निगमन, ठीक है। तो ज्यामितीय समझ के लिए सही श्रेणी क्रम क्या है? डी ऑप्शन होगा हमारे अकॉर्डिंग। आपके अकॉर्डिंग अगर किसी ऑप्शन पर डाउट है, बेफिक आप लोग बता सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं, क्योंकि मानसिक चित्रण, विश्लेषण, औपचारिक, फिर होता है अनौपचारिक, ठीक है। तो सभी लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। औपचारिक के बाद फिर अनौपचारिक। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं कि कक्षा कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के द्वारा पढ़ाया जा सकता है। प्रतीकात्मक भाषा, जिसमें गणितीय समस्या समाधान की भाषा, गणितीय स्थिति की भाषा, रोजमर्रा की भाषा आती है। रोजमर्रा की भाषा में गणितीय स्थिति भाषा, प्रतीकात्मक भाषा आ जाएगी। या आपके गणितीय समस्या समाधान की भाषा, गणितीकरण स्थिति भाषा, प्रतीकात्मक भाषा, रोजमर्रा की भाषा। रोजमर्रा की भाषा, गणितीकरण की स्थिति भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, प्रतीकात्मक भाषा। अभी आप समझ में हो सकता है थोड़ा डिफरेंट आया होगा कि क्या पढ़ रहे हैं सर। देखिए साथियों, जब कक्षा कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता की अगर बात करें, उनमें कम समस्याओं को प्रदर्शित करने में क्या पढ़ा जा सकता है। जब बच्चे समस्या गणितीकरण में करते हैं ना, उनमें पहले रोजमर्रा की भाषा से शुरुआत करें, जिसमें गणितीकरण की स्थिति की भाषा होनी चाहिए, गणितीय समस्या समाधान की भाषा होनी चाहिए, और प्रतीकात्मक भाषा होनी चाहिए। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये क्रम पूछा जाएगा, किस क्रम से आपको बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं। अगला, कक्षा 2 के शिक्षक ने योग अर्थात जोड़ निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थी को हल करने हेतु दिया। तो जब आप कक्षा 2 के बच्चों को योग और जोड़ वाला देते हैं कि एक टोकरी में 5 सेब हैं, उनमें 7 सेब और डाल देते हैं, तो टोकरी में कितने सेब हुए। इस प्रकार के शाब्दिक वाले जो प्रश्न होते हैं किस मॉडल श्रेणी से होते हैं? संवर्धन, पृथक्करण, योग की पुनरावृत्ति या समुच्चय। तो अगर एक टोकरी में 5 हैं, 7 और डाल देते हैं, तो टोकरी में कितने सेब हुए? तो कहीं ना कहीं यह जो शाब्दिक प्रश्न है आपके समुच्चय मॉडल श्रेणी से संबंधित हो जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। समुच्चय का मतलब होता है वस्तुओं का संग्रह करना, इकट्ठा करना, ठीक है। सभी लोग समझ गए, नो डाउट। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के। विद्यार्थी बालक बालिका के गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित चाक्षुष स्मृति अवरोध का संभावित संकेतक है। संख्या रेखा का प्रयोग करने में कठिनाई, एक क्रम में गणना करने में कठिनाई, छोटे परिचालनों के साथ व्यवहार करने में कठिनाई, गणितीय संबंधी तत्वों के संधारण में अयोग्यता और समय
बताने में कठिनाई। तो आप जानते हैं इसी प्रकार के एग्जाम में प्रश्न आते हैं। वो सरल वाले प्रश्न नहीं आएंगे, एक लाइन और 4 ऑप्शन मिल गए, उत्तर दे दिया। अब कठिन प्रश्न आते हैं। तो शिक्षार्थी बालक बालिका के गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित चाक्षुष स्मृति अवरोध का संभावित जो संकेतक होगा वह है गणित संबंधी तथ्यों को संधारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई हो जाए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है गणित मूल्यांकन में कौन सा पद शामिल होता है। जो गणित का मूल्यांकन होगा उसमें आपका उद्देश्य पद शामिल होता है, अधिगम अनुभव मूल्यांकन, ये सभी शामिल होते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे शिक्षक बंधुओं, आप सभी लोग जानते समझते हैं, सभी ब्रदर सिस्टर एंड टीचर्स, कि गणित मूल्यांकन में जो पद शामिल होता है उद्देश्य भी होता है, अधिगम अनुभव भी होता है और मूल्यांकन भी होता है। अर्थात साथियों उपरोक्त सभी ऑप्शन इधर राइट आंसर। तो 15 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आइए एक मॉक क्वेश्चन दे रहे हैं आप सभी लोगों को, इसका आंसर आपको कमेंट करके फीडबैक करके बताना है कि आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य होगा। ये पिछले ईयर में पूछा गया प्रश्न है, एमपी टेट में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए हम आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन में दे रहे हैं कि आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी, जी हाँ साथियों, आंकड़ों को विश्लेषण संबंधी विद्यार्थी बालक बालिका की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य बताना है। भूमिका निर्वाह, जिसे हम रोल प्ले कहते हैं, वर्ग पहेली, सर्वेक्षण आधारित परियोजना या प्रश्नोत्तरी, कौन सा सही होगा सभी को कमेंट करके बताना है। और 15 प्रश्नों में से आप लोगों को कितना स्कोर हुआ सभी को कमेंट करना, फीडबैक करना। बाकी सभी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस सेट चल रही है, सभी ज्वाइन कीजिए, अपना स्कोर शेयर कीजिए और अभ्यास कीजिए अभी से, ताकि एग्ज़ाम आते आते आप बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएं और 101% एग्ज़ाम को फतेह कर पाएँ। तो धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूँ आपके नेक्स्ट 7 PM की क्लास पर। जय हिंद साथियों।